के साथ ही नाउ विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक। चलो बेटा पहला टॉपिक शुरू करेंगे यहां पर। अच्छा, सीक्वेंस मेरा अपना बनाया हुआ है, स्टडी मटेरियल मैंने फॉलो नहीं किया सीक्वेंस। जो टॉपिक पहले अच्छा लगेगा वो पढ़ाऊंगा, जो लिंकेज लगेगी वो उसके बाद पढ़ाऊंगा। दैट इज प्योरली माय कॉल। ये मत कहिएगा से चैप्टर शुरू के तो करा ही नहीं आपने, आप बाद में करा रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। दैट इज प्योरली माय डिसीजन। वो मेरे हिसाब से मैं चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करूंगा यहाँ पर, ठीक है। आपको सिर्फ उसको कंप्लीट करके चलना है। तो पहला टॉपिक जो मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूं दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 AS2 ऑन। बेटा नाम तो सुना होगा इसका, क्या नाम है बेटा? इन्वेंट्री वैल्यूएशन। AS2 ऑन इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ठीक, आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाकर चलेंगे, मैं सारी चीजें लिखवाऊंगा। देखो सुनो जरूरत क्या है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, वहां पर एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे ना वो केस स्टडी होंगी। अब केस स्टडी का आंसर तो आता है आपको, लेकिन वो 4 नंबर में यस और नो लिखकर बात बनेगी नहीं, तो आपको कुछ लिखकर भी आना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन। और उसके लिए वी नीड टू यूज सम फैंसी लैंग्वेज। एएस के शब्दावली भी उसमें इंक्लूड हो, थोड़ी सी फैंसी लैंग्वेज हो अच्छी खासी। तो वो सारी चीज जितनी भी आवश्यकता होंगी मैं सारे नोट्स क्लास में ही बनवाऊंगा। आपको स्टडी मटेरियल झांक की जरूरत नहीं है, एएस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी की सारे क्वेश्चंस तो करेंगे ही। कुछ तो एएस प्योरली थ्योरेटिकल हैं, उनमें न्यूमेरिकल है ही नहीं। 4-4, 5-5 क्लास लग जाएंगी हमारे को, ठीक। लेकिन सारे नोट्स मैं क्लास में ही खुद से बनवाऊंगा आपको। आई होप क्लियर है बात? बेटा बोलो। दूसरी बात मैं फिर बता रहा हूं आपको, जो चैप्टर खत्म होने के बाद क्वेश्चंस मिलेंगे उसका सेपरेट रजिस्टर बनाएंगे आप। क्योंकि रीजन क्या है, मैंने AS2 शुरू कर दिया, AS2 खत्म करके मैंने AS से 10 शुरू कर दिया, आपने पास्ट ईयर क्वेश्चन बीच में कर लिए, उसके प्रॉब्लम आपको ही होगी बाद में। क्लियर हो रही है बात? तो जब AS2 का जो होमवर्क है या जो क्वेश्चंस दूंगा PYQ, उसका इट इज बेटर टू प्रिपेयर अ सेपरेट रजिस्टर। वहां आप 2 दिन बाद कर लो, 2 दिन पहले कर लो, मेरे को कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। मेरी क्लास की जो नोट्स हैं वो खराब नहीं होंगे। बेटा ठीक है बात? चलो जी शुरू करते हैं। तो AS2 ऑन इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो सबसे पहले बताइए मुझे क्या समझते हैं यहां पर इन्वेंट्री से? इन्वेंट्री वैल्यूएशन। बेटा इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? बोलो बेटा। नहीं, ये तो एग्जाम्पल हो गए, मतलब बताओ क्या होता है इन्वेंट्री का? सर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, या बता रहे हैं WIP। थोड़ी आगे चले गए हम, थोड़ा सा और पीछे आते हैं। स्टॉक का मतलब क्या, इन्वेंट्री का मतलब क्या? चलो देखो, इन्वेंट्री की अगर हम बात करें तो इन्वेंट्री से मेरे को समझ में आता है, जो बच्चे फाउंडेशन वाले हैं वो पढ़कर आए हैं मेरे साथ, बहुत डिटेल में हमने किया था CA फाउंडेशन में भी। बची कुछ ही चीजें कुछ छोड़कर आए थे वहां CA फाउंडेशन में, वो अब कवर कर लेंगे। द वर्ड इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक। सर ये स्टॉक का मतलब क्या है? स्टॉक का मतलब है वो एसेट विच इज मेंट फॉर रीसेल। कुछ नहीं लिखेंगे आप, सब मैं लिखाऊंगा जो जरूरत होगी। विच इज मेंट फॉर रीसेल, यानी हर वो एसेट जो मेरे पास पड़ी हुई है बेचने के लिए। भाई मैंने खरीदी है, क्यों खरीदी है? 100 रुपए की खरीदी, 150 में बेच दूंगा। तो जिस चीज में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं दैट एसेट इज कॉल्ड द स्टॉक, उसे कहते हैं स्टॉक। बेटा क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा। अच्छा, ये फर्नीचर पड़ा हुआ है मेरे पास, बेटा ये स्टॉक है क्या? ये स्टॉक है क्या? नहीं है, ये फर्नीचर स्टॉक नहीं है। दिस इज नॉट मेंट फॉर रीसेल। आप मेरे पास आओ, सर फर्नीचर बेच दो, कितने में लिया? मैंने बेटा एक बेंच मेरे को 200 रुपए में पड़ी, सर ये लो 250 रुपए, हमें बेच दो। मैंने कहा नहीं बेटा आपको ना बेच पाऊंगा, बिकॉज दिस इज नॉट मेंट फॉर रीसेल। ये रीसेल के लिए है ही नहीं, ये तो मेरे खुद के यूज के लिए है। तो मेरे लिए क्या हो गई ये? फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट कहां बात करेंगे इसकी? AS10 में जाकर।
AS10 है प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट्स। AS10 में जाकर बात करेंगे फिक्स्ड एसेट्स की। तो इन्वेंट्री का मतलब क्या? इन्वेंट्री का मतलब एसेट्स हेल्ड फॉर रीसेल। यही फर्नीचर मेरे लिए स्टॉक बन जाएगा, इन्वेंट्री बन जाएगा। बताओ कब? हाँ, अगर मेरा काम है, अगर मेरा फर्नीचर का ही काम है, खरीदने बेचने का, तो इन दैट केस दिस फर्नीचर इज नाउ इन्वेंट्री फॉर मी। यानी कोई भी एसेट इन्वेंट्री होगी या फिक्स्ड एसेट होगी, ये इस बात पर, ये नाम पर निर्भर नहीं करेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि यूज क्या है। ये फ्लोर मैंने परचेज किया हुआ है, मेरे लिए फिक्स्ड एसेट है या इन्वेंट्री है? फिक्स्ड एसेट। मैं जब बैलेंस शीट में दिखाऊंगा ऐसे, तो AS10 के हिसाब से वैल्यूएशन करूंगा। लेकिन जब मैंने खरीदी, उससे पहले ये सारी की सारी शॉप्स, फ्लोर बिल्डर के पास था, उसके लिए क्या था? ये उसके लिए इन्वेंट्री थी। ये उसने जब अपनी किताबों में दिखाया होगा, तो AS2 के हिसाब से वैल्यूएशन करके दिखाया होगा। बेटा क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? AS2 इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब है वो एसेट्स विच आर मेंट फॉर रीसेल, जो मैंने बेचने के उद्देश्य से ली, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री। चलो ठीक है। ये फर्नीचर ना पहले दूसरा पड़ा हुआ था यहां पर, मैंने कहा पुराना हो गया है, चेंज करवा लेते हैं। मैंने वो पुराना फर्नीचर उठाया, पीछे स्टोर रूम में पड़ा हुआ है, और नया लगवा दिया यहां पर। और मैं इंतजार कर रहा हूं किसी कबाड़ी का आए, कोई अच्छे दाम लगाए, तो मैं वो फर्नीचर उसे बेच दूंगा सारा। अब यहां जो फर्नीचर पड़ा हुआ है, ये तो फिक्स्ड एसेट है। जो स्टोर रूम में फर्नीचर पड़ा हुआ है, वो क्या है? दैट इज मेंट फॉर रीसेल। क्या है वो? इन्वेंट्री। यहां वाला फर्नीचर इज नॉट मेंट फॉर रीसेल। क्यों खरीदा? टू प्रोवाइड सर्विसेज और फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स। तो ये तो फिक्स्ड एसेट है, कोई डाउट ही नहीं है। मैं पूछ रहा हूं उस फर्नीचर की बात जो मेरे पीछे स्टोर रूम में पड़ा हुआ है, जो कबाड़ी का इंतजार कर रहा है, कबाड़ी आए तो उसे बेच देंगे। रॉ मटेरियल रीसेल के लिए पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं, रीसेल मैंने लिखा है ना यहां पर, मेंट फॉर रीसेल। वो रीसेल के लिए इंतजार कर रहा है कबाड़ी का। एक्चुअली एक और कीवर्ड है, एक और कीवर्ड है, मेंट फॉर रीसेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मेरा धंधा ये होना चाहिए। अगर मेरा ये काम नहीं है तो कबाड़ पड़ा है मेरे लिए फिक्स्ड एसेट ही, वो PPE ही है। अब जानते हो होगा क्या? वो अलग बात है। AS10 ने बताया मुझे कि भाई जब आप PPE दिखाओगे, PPE समझते हो ना, फिक्स्ड एसेट का नया नाम है, ऐसा मानो फिलहाल तो, है ना? तो बच्चे फिक्स्ड एसेट बोलते हैं, हम बड़े हो गए तो हम PPE बोलेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। AS10 कहता है फर्नीचर ऐसे दिखाओ आप, इन एक्टिव यूज और नॉट इन एक्टिव यूज। ये कौन सा आएगा? जो फर्नीचर क्लास में पड़ा हुआ है, यहां तो वो आएगा। यहां कौन सा आएगा? जो स्टोर में पड़ा हुआ है बेचने के लिए। आई होप ठीक है। AS10 में बात कर लेंगे और डिटेल में जाकर। बेटा सॉर्टेड है यहां तक की बात? बोलो बेटा। ठीक है जी, चलो वापस आओ लौट कर। तो यानी एक और कीवर्ड था विच इज मेंट फॉर रीसेल। अब देखो ना, फर्नीचर पड़ा तो है पीछे, मेंट फॉर रीसेल, बट जो दूसरी शर्त है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वो पूरी नहीं हो रही। तो इसलिए स्टिल दैट इज ऑल्सो अ PPE। AS10 में चला जाएगा, AS2 से बाहर हो गया। आई होप ठीक है बात।
बढ़ू आगे और चलो जी। तो ठीक है जी, यहां तक की बात तो समझ में आ गई मुझे। स्टॉक का मतलब एसेट्स, वो एसेट विच इज मेंट फॉर रीसेल। लेकिन अभी हमने बात की है किसी ट्रेडर की। सब कुछ लिखाऊंगा आपको, फिर सिर्फ सुनिए आराम से आप। ट्रेडर की बात की, ट्रेडर मतलब खरीद कर जो बेच देता है। अब एक और प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कौन सी? मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर आप जस्ट ट्राई टू अज्यूम अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप मैन्युफैक्चरर की बात करें, मैन्युफैक्चरर की बात करें तो बेटा अगर उसके गोडाउन में जाइएगा, लेट्स से फर्नीचर का काम है हमारा, तो क्या क्या मिल जाएगा आपको? अगर आप फर्नीचर, अगर आप उसके गोडाउन में 31 मार्च को जाइएगा क्लोजिंग पर, तो यू विल फाइंड सर्टेन ब्लॉक्स, कुछ वुडन ब्लॉक्स आपको पड़े हुए मिल जाएंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे भाई? ये क्यों पड़े हैं ये? अरे मंगाया था, अभी 30 तारीख को मंगाया था, फर्नीचर वगैरह बनाएंगे काट पीट करके, बोलो हाँ। या मेरे पास गोडाउन में आपको ये मिल जाएगा, ये क्या है बेटा? चेयर्स रेडी फॉर सेल, बन गई हैं, ग्राहक नहीं आया, कोई ग्राहक आएगा तो अच्छे दाम मिल जाएंगे तो बेच देंगे। मेरा गोडाउन दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? अरे बोलो भाई, गोडाउन दिख रहा है ना? जस्ट ट्राई टू विजुलाइज द थिंग्स। आप गोडाउन में गए मैन्युफैक्चरर के, तो कुछ लकड़ी के फट्टे पड़े होंगे बहुत सारे, कुछ चेयर तैयार पड़ी हैं जो ग्राहकों का इंतजार कर रही हैं। लकड़ी वो है जिससे मैं ये चेयर बनाने वाला हूं, प्रोबेबली अगले साल बनाऊंगा। ठीक इसी प्रकार से यहां पर अगर हम बात करें, ये लो बेटा, ये क्या है? ये क्या है? ना तो ये लकड़ी रह गई है और ना ही अभी चेयर बनी है। बेटा क्लियर है बात? इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलिएगा बेटा? वर्क इन प्रोग्रेस। और ये क्या हो जाएगा? फिनिश्ड गुड्स। और ये क्या हो जाएंगे? रॉ मटेरियल। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेंट्री में ये सब कुछ कवर होगा। अभी तक हम बोल रहे थे इन्वेंट्री मींस एसेट मेंट फॉर रीसेल ओनली, अभी तक तो यही बोल रहे थे हम। तो अभी तक तो मेरी डेफिनेशन के हिसाब से बस ये इन्वेंट्री है। बोलो भाई, अरे बोलते रहो, ऐसे ना मजे नहीं आते, शांति से मत बैठा करो, ठीक है? अभी तक तो इन्वेंट्री बस यही थी, मेंट फॉर रीसेल। क्या ये रीसेल के लिए है? ना भाई, लकड़ी थोड़ा ना बेचूंगा मैं, लकड़ी ना बेचूंगा मैं, ये आधी अधूरी टूटी फूटी चेयर थोड़ा ना बेचूंगा मैं। मेरा धंधा ये नहीं है, धंधा है चेयर बनाकर बेचने का। तो देखो डेफिनेशन फिर से और एक्सटेंड हो गई। अभी तक बोल रहा था एसेट, अभी तक बोल रहा था मैं एसेट मेंट फॉर रीसेल। अब मैंने थोड़ा सा और वाइडर कर दिया डेफिनेशन को। क्या कर दिया मैंने? इन द फॉर्म ऑफ मटीरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। हिंदी समझ में आती है कि नहीं आती है भाई? वो सारा मटेरियल या सप्लाईज जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होने वाली है, वो भी इन्वेंट्री है। अच्छा, और इन द प्रोसेस ऑफ सच प्रोडक्शन, और जो प्रोसेस में पड़ी हुई है वो भी इन्वेंट्री है। क्या अब AS2 ने इन्वेंट्री जो बताया वो पूरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? अब सुनो डेफिनेशन क्या कह रहा है AS2 बोल रहा है इन्वेंट्री मीन्स, एज पर AS2, इन्वेंट्री मीन्स दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर रीसेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं भाई? इन द फॉर्म, अरे बताओ ना तीनों में किसकी बात कर रहा हूं मैं?
फिनिश गुड्स की बात कर रहा हूं भाई, फिनिश गुड्स की बात कर रहा हूं। फिर सुनो, इन्वेंट्री मींस एसेट्स, पहला कौन सा, विच इज हेल्ड फॉर रीसेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, किसकी बात कर रहे हैं, फिनिश गुड्स। दूसरा, इन द फॉर्म ऑफ मटीरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, किसकी बात कर रहे हैं, रॉ मटेरियल। और तीसरा, इन द प्रोसेस ऑफ सच प्रोडक्शन फॉर सेल, जिससे हम बेच पाए उस प्रोसेस में जो पड़ा हुआ है, किसकी बात कर रहे हैं, WIP। आई होप सॉर्टेड है यहां तक की बात, क्लियर है बात। AS2 ने, मैंने सिर्फ आपको नाम बताया अभी AS का, सिर्फ AS का नाम बताया, AS2 यानी इन्वेंट्री वैल्यूएशन, AS2 यानी इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो हम पूरे AS में यही वैल्यूएशन सीखने वाले हैं। बेटा AS2 सिखाएगा मुझे इन्वेंट्री को वैल्यू करना। सर जरूरत क्या है सर, कहां से चक्कर में पड़ रहे हो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन की आवश्यकता। अच्छा, जब मैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन कह रहा हूं ना, तो समझ जाना 3 चीज सीखने वाले हैं। अब फाउंडेशन में बस 2 ही चीज सिखाई थी, अब तीनों सीखेंगे। क्या क्या सीखोगे जरा बताना, अरे बोलो क्या क्या सीखोगे, किस किस का वैल्यूएशन सीखना चाह रहे हो यहां पर आप, इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री का मतलब क्या, फिनिश गुड्स, अरे बोलो, या फिर रॉ मटेरियल, या फिर ये समझ में आया चार्ट आपको कुछ, ये चार्ट कुछ कह रहा है, ये चार्ट कुछ कह रहा है, बताओ क्या बोल रहा है ये बोल रहा है जो फिनिश गुड्स के रूल्स हैं और WIP के रूल्स हैं वो तो सेम है, और रॉ मटेरियल के कुछ अलग रूल्स हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, ठीक। हम सीखेंगे तीनों का, लेकिन ये लगभग सेम जैसा रिएक्ट करेगा, ये कुछ और कह रहा है, अलग अलग सब कवर करेंगे। मेरे ख्याल से ठीक है यहां तक की बात। तो ये रहेगा मेरा पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, न्यूमेरिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इस बार भी एग्जाम में क्वेश्चन है 6 नंबर का, करा दूंगा इस बार जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तब, ठीक। पक्का मिलेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, ठीक। वो पूछता है, उसने ये भी क्वेश्चन में था और फिनिश गुड्स भी क्वेश्चन में थे, दोनों का वैल्यूएशन उसने करवाया था। सर ये करा ही क्यों रहे हो, क्या ही जरूरत है सर वैल्यूएशन की, जरूरत है। वी नीड टू वैल्यू द स्टॉक, हमें स्टॉक का वैल्यूएशन, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनो क्यों, वो इसलिए बेटा, अगर आप याद करो तो बचपन में ये ट्रेडिंग P&L बनाया करते थे, बेटा याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाया करते थे। जरा एक फॉर्मेट बता देना क्या क्या होता था इसमें, ओपनिंग स्टॉक बोलो बेटा, परचेजेस और बोलो बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और बोलो बेटा, सेल्स और बताओ क्या आता था, क्लोजिंग स्टॉक और बताओ क्या आता था, यहां पर आ जाता था GP। क्या इतनी बात तो याद आ रही होगी। अब हुआ क्या, देखो परचेजेस की फिगर कहां से आएगी, खाते बन रहे होंगे लेजर में, परचेज अकाउंट होगा, वहां से टोटल उठकर आ जाएगा, एक्सपेंसेस आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। प्रॉब्लम है स्टॉक, स्टॉक का कोई खाता नहीं होता कि वहां से उठा के फिगर ट्रांसफर कर दी। इस स्टॉक का वैल्यूएशन होता है। सर फिर इसका भी होगा क्या, हाँ इसका पिछले साल किया होगा, बोलो बेटा ये पिछले साल वाला क्लोजिंग ही तो है, तो ये तो चिंता करनी ही नहीं है, ये तो मिल जाएगा। प्रॉब्लम किसकी है फिलहाल, ये अगर क्लोजिंग स्टॉक मिले तब मैं प्रॉफिट तक मूव कर पाऊंगा, और क्लोजिंग स्टॉक की फिगर आएगी मेरे पास वैल्यूएशन करके। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन अहम हो गया भाई, बहुत अहम हो गया। क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया, अब समझो। ये था यहां पर क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपए, GP आ गया 50,000।
सब कुछ डालने के बाद, सब डालने के बाद ये फिगर्स हमारे पास आ गई यहां पर। अब सोचो, ये सही फिगर्स हैं। अगर आप काश आपने सब कुछ ठीक किया होता तो ऐसा होता। मान लेते हैं आपने स्टॉक को गलत वैल्यू कर दिया एंड स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 2000। आपने 10 की जगह 12 लिख दिया, बताओ क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्या इंपैक्ट पड़ेगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा, नलायक। यहां टोटल बढ़ रहा है, 10 का 12 होके टोटल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो ये बढ़ेगा घटेगा? अरे बोलो भाई, ये भी बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपने वैल्यूएशन गलत किया तो दैट विल इफेक्ट प्रॉफिट। बोलो हां। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में और प्रॉफिट में whether the two have direct relationship और indirect relationship। डायरेक्ट क्या होता है? एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा, एक के घटने से दूसरा घटेगा, इसे बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो बोलो ना बेटा, डायरेक्ट है कि नहीं है? ये बढ़ा, ये बढ़ जाएगा, ये घटा, ये घट जाएगा। एमसीक्यू में आया हुआ है क्वेश्चन ये। क्लियर है? सॉर्टेड है सब बात भाई, कहां इसमें लॉजिक है कोई खास? बोलो बेटा। एंड ओपनिंग स्टॉक की बात करें, ओपनिंग स्टॉक देखना जरा दोबारा से। ये लो जी, ओपनिंग था यहां पर, क्या ही छुपाऊं आपसे, 5000 था। तो ये सब करके ये फिगर्स आ गई थी, लेकिन मेरे मुंशी जी ने बेटा गलत वैल्यूएशन कर दिया एंड दिस ओपनिंग स्टॉक, इसको लिख दिया हमने 1000, अंडर वैल्यू कर दिया 4000 से। अंडर वैल्यूएशन, भाई वैल्यूएशन ही तो सीख रहे हैं चैप्टर में। वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक गलत किया होगा तो वही उठकर इस साल का ओपनिंग आ गया। खैर, मैं तो इस साल के प्रॉफिट पर इंपैक्ट ढूंढ रहा हूं। तो ओपनिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 4000। दिखना शुरू हो गया कि नहीं हुआ? बेटा यही तो बोल रहा है। उसने बोला वो ये सब 4000 3000 नहीं बोलेगा, वो बोलेगा ओपनिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। ये बोलते ही आपके दिमाग में ये बन जाना चाहिए। बेटा सॉर्टेड है? अब बताओ मुझे, इज अंडर वैल्यूड, इंपैक्ट बताओ प्रॉफिट पर क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ जी बेटा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यहां पर टोटल था जो टोटल, वही टोटल यहां पर में एक फिगर कम हो रही है, तो टोटल रखने के लिए ये 54 हो जाएगा। बोलो हां। तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट हैव, बोलो बेटा कौन सा हुआ? इनडायरेक्ट कह लें या इनवर्स कह लें। ओपनिंग बढ़ेगा, प्रॉफिट घटेगा, ओपनिंग घटेगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आई होप ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यानी यस, अहम तो है भाई, वैल्यूएशन तो सीखना पड़ेगा। इसका मतलब वैल्यूएशन के रूल तो पता होने चाहिए, क्योंकि अगर वैल्यूएशन गलत कर दिया, वैल्यूएशन ठीक नहीं किया, रूल्स के मुताबिक नहीं किया, तो सारा प्रॉफिट ही बिगड़ जाएगा। बेटा समझ में आ गई बात कि नहीं आई? ठीक, ये जो बताया मैंने आपको इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट, ये इसके ऊपर एमसीक्यू है एग्जाम में। चलो जी, खैर कमिंग बैक, तो भाई ये तो इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये बात आई फिर कि वैल्यूएशन करें कैसे फिर हम। ठीक, वैल्यूएशन करें कैसे? तो मैंने कहा यहां से मैं एएस के अंदर एंटर कर रहा हूं। अभी मैंने सिर्फ एएस का आपका ढांचा खड़ा किया है कि एएस में क्या क्या है, क्या नाम है और क्यों उसको पढ़ रहे हैं। ठीक, तो पहली बात सुनिए, यहां पर वैल्यूएशन रूल्स पर आ रहे हैं। तो ये मैं समझा चुका हूं आपको, फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी पर सेम रूल लगेंगे और बाकी रॉ मटेरियल पर कुछ और तरीके से काम करेंगे। तो एएस क्या कहता है सुनिए पहले। एएस कहता है, मैं सब लिखवा दूंगा आपको, आप सिर्फ सुनते रहिए, बाद में लिखने में मजे आएंगे फिर आपको कि आपको वैल्यूएशन करना है फिनिश गुड्स का या डब्ल्यूआईपी का।
फिलहाल तो मैं सेम ही बोल रहा हूं आपको, बाद में जाकर कुछ चेंज करूंगा जब मैं खत्म कर लूंगा इस बात को, है ना। आपको समझ में आ जाएगा कहां फंस रहे हैं, क्यों थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल एएस बोलता है कि दिस फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ, क्या बेटा, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। बेटा पढ़ा हुआ तो है ना ये, बोलो बेटा, पढ़ा हुआ है, फाउंडेशन में कराया मैंने कि, लेकिन बस इतना बता के छोड़ दिया था वहां पर। अब इसकी डिटेलिंग यहां पर हम करने वाले हैं, ठीक। तो एएस क्या बोल रहा है, एएस बोल रहा है फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करना है, किताबों में दिखाना है, तो उसे दिखाइए या तो कॉस्ट पर या एनआरवी पर, जो भी कम हो। सर ये एनआरवी का मतलब क्या है? एनआरवी का मतलब होता है, एनआरवी का मतलब है बेटा नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कल को जब मैं इसको बेचूंगा फिनिश गुड्स को तो कितना पैसे रियलाइज हो जाएंगे। कैसे आएगा ये आएगा बेटा, जो भी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस। मैंने ये वर्ड एक्सपेक्टेड क्यों यूज किया है, मैंने ये वर्ड क्यों यूज किया है, जल्दी बोलो बेटा फटाफट से। ये एक्सपेक्टेड वर्ड क्यों यूज किया है? देखो मेरे पास ये कुछ मार्कर पड़े हुए हैं, फिनिश गुड्स रेडी फॉर सेल, कोई आएगा तो बेच दूंगा ऐसे में, मुझे दाम मिलेंगे ठीक मेरे मुताबिक तो बेच दूंगा। खैर इंतजार करता गया करता गया करता गया, आज आ गई 31 मार्च, बिके नहीं अभी तक, बिके नहीं अभी तक। अब बिके नहीं तो बैलेंस शीट में जाएंगे अंडर द हेडिंग करंट एसेट्स, बोलो हां। इन्वेंट्री में आएगा बेटा, हां बोलो। अच्छा अब बात आती है इन्हें कितने में दिखाएं, कितने में दिखाएं। तो एस बोल रहा है या तो कॉस्ट, मैंने तो 20 रुपए का लिया था, एक कॉस्ट तो 20-20 रुपए है, या एनआरवी विच एवर इज लोअर। एनआरवी का मतलब क्या है भाई, कल को इसे बेचूंगा तो इसकी एमआरपी है, ओहो 30 रुपए एमआरपी है इसकी, 30 में बिक जाएगा, 30 में बिक जाएगा ये, ठीक। ये 30, और हां इसको बेचने के लिए सेल्समैन को कमीशन देना पड़ेगा 4 रुपए का। मुझे बताओ इसे बेच के कितने हाथ में आएंगे मेरे, बोलो बेटा 26 रुपए आएंगे, हां बोलो। तो इनका ये कॉस्ट कितनी थी इसकी, 20 कितने कितने मिल जाएंगे, 26। क्लियर है बात। किताबों में कितने पर दिखाएंगे, कॉस्ट और एनआरवी, एनआरवी यानी 26 क्यों, बिक जाएगा शायद 30 में। और ये एक्सपेक्टेड वर्ड क्यों यूज किया, पता थोड़ना है, हो सकता है कल कोई मोल भाव करके बोले सर 28 में लूंगा मैं, तो उम्मीद ही तो है आज कि 30 में शायद बिक जाएगा, और शायद फिर कमीशन देना पड़ेगा सेल्समैन को 4 रुपए का, शायद ही तो है। ये शायद दिख रहा है आपको, बिका नहीं है अभी। अगर बिक गया होता तो स्टॉक में ना होता, इस AS2 में ही ना आता। ये वर्ड समझ में आ रहा है, एक्सपेक्टेड, MCQ है इसके ऊपर, इसलिए बोल रहा हूं। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस। आई होप सॉर्टेड है बात इतनी, बोलो बेटा। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। सर ये रूल कैसे बना, ये कहां से आ गया, मतलब हायर रख लेते, या सिर्फ 20 की खरीदा 20 में ही दिखाओ सर, कहां किसी और चक्कर में पड़ रहे हो आप। हाँ एग्जैक्टली प्रिंसिपल है हमारे पास एक, ये जो AS में रूल लिखा हुआ है ये कोई अनहोनी बात नहीं लिखी हुई, ये AS 13 में भी दोबारा पढ़ाऊंगा मैं आपको, इन्वेस्टमेंट्स में। इंटेंजिबल एसेट्स है उसमें भी, चलो छोड़ो उसे। AS
रूल क्या है? एक रूल है हमारे पास, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, बचपन में सीखा होगा आपने 11th में। वो कहता है ऑलवेज प्रोवाइड फॉर फ्यूचर लॉसेस बट नेवर एंटीसिपेट योर फ्यूचर गेन। लेकिन भविष्य में होने वाले गेन को इग्नोर कर देना। कंजर्वेटिव रहो, डर के रहो। अगर कोई घाटा लग रहा है तो आज ही बुक कर लो, लग रहा है मुनाफा हो जाएगा, इग्नोर इग्नोर, बाद में देखेंगे, जब होगा तब देखेंगे। बेटा क्लियर है? ये मार्कर कितने का लिया था मैंने? बोलो 20 का। बेच के क्या लग रहा है कितने मिल जाएंगे? प्रॉफिट होगा, लॉस होगा? इग्नोर इग्नोर इग्नोर। कितने में दिखाओगे इसे? अभी 20 में दिखाएंगे। प्रॉफिट होगा ना? मन में लड्डू फूटा, फूटने दो, उसे जाहिर मत करो, किताबों में मत दिखाओ। जब बिक जाएगा 6 रुपए का मुनाफा तभी बुक करेंगे। क्लियर है बात? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। दूसरी बात सुनो, ये जो मार्कर हैं 20-20 रुपए के लिए थे मैंने, ओहो ये तो अब यूज ही नहीं करता कोई। एक दूसरे हाईटेक मार्कर आ गए, एक बार ही इंक भर दो, लाइफ टाइम चलते हैं वो, या सूखती नहीं इंक उनकी, या खर्च नहीं होती। नई टेक्नोलॉजी आ गई, स्टॉक रखा है इसका मेरे पास 2000 मार्कर का, बिकेंगे ही नहीं। लेकिन मार्केट डाउन हो गया, और मुझे लगता है कुछ ही लोग हैं जो इस वाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं अब आजकल, तो ले देकर शायद 17 रुपए ही मिल पाएंगे। समझ में आ रही है बात? 20 का माल 19 में बेचना पड़ेगा अगले साल, और उसमें भी 2 रुपए कमीशन जाएगा एजेंट का। तो एनआरवी कितनी हो गई इसकी? अरे बोलो भाई, 17 रुपए हो गई। खरीदा कितने में था? 20। एनआरवी कितनी है? 17। भविष्य में क्या दिख रहा है आपको? लॉस। कंजर्वेटिज्म क्या कहता है? प्रोवाइड फॉर फ्यूचर लॉस। आज ही मान लो लॉस। अजी भविष्य किसने देखा है? तो कितने में दिखाओगे इसे किताबों में? बोलो बेटा, 20 रुपए में पढ़ा है मेरी किताबों में ये? बोलो। बैंक सॉरी स्टॉक टू बैंक 20 दिखाया होगा, आज ही 3 रुपए का लॉस बुक करके 17 में दिखाओ। तो मैं भी तो यही बोल रहा हूं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? तो दिस रूल इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं इस पर बहुत सारे। सुनो पहले फिर से। मैंने कहा ये है फिनिश गुड्स मेरे पास ए, इसकी कॉस्ट है लेट्स से 10,000 और एनआरवी है 8,000। फिर से समझ रहे हैं वही बात? ये केस ए की बात कर रहा हूं। बताओ बेटा, आपको भविष्य में क्या नजर आ रहा है? बोलो बेटा, एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी? 2000 का लॉस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है सर। क्या ये हो गया लॉस? हुआ नहीं है, होगा। अगले साल जब बेचोगे तो 8,000 में बिकेगा, सॉरी 8,000 बेचकर मिलेंगे, 2 का लॉस देके जाएगी ये फिनिश गुड्स। और जब लॉस होगा तो भैया कंजर्वेटिज्म क्या कहता है इसको? बेटा कंजर्वेटिज्म क्या कह रहा है इसे? भैया आज ही प्रोवाइड कर दो, प्रोवाइड कर दो। तो यानी वैल्यूएशन कितने में करोगे? मेरी किताबों में स्टॉक 10,000 का पड़ा है, बोलो हाँ। 2 का लॉस आज ही बुक कर दो, बोलो हाँ। यानी कितने में दिखाओगे? रूल क्या था मेरा? रूल चेक करते हैं। रूल क्या था? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज। अब आ जाओ, कॉस्ट और एनआरवी लोअर कौन सा है? ये देखो, वही तो वैल्यूएशन हो रहा है। तो मैंने लॉजिकली बता दिया आपको कि ये रूल कहां से बनकर आया। आई होप सॉर्टेड है ये भी बात। और सुनिए, और सुनो एक और एग्जांपल। लो जी, एक और फिनिश गुड्स था 15,000 का, 19,000 बेचकर मिल जाएंगे मुझे अगले साल। क्या लग रहा है आपको? एक्सपेक्टेशन क्या है? कितने की? 4,000 गेन दिखना शुरू हो गया आपको? सपने देख रहे हो 4,000 के? बुक कर लें क्या? बेटा सपने हैं। क्या करेंगे इसे? इग्नोर। और इग्नोर करेंगे तो वैल्यूएशन कैसे करेंगे? कीप ऑन वैल्यूइंग द फिनिश गुड्स एट
15,000। रूल क्या था? रूल क्या था? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर कौन सा है? बेटा ठीक हो गया बात, जैसे चाहे मर्जी समझ लो आप। आई होप सॉर्टेड है बात। ये बढ़ूं आगे? ठीक, अभी इसी के ऊपर ही काम कर रहे हैं। ये रहा, तो फिनिश गुड्स शुड बी वैल्यूड एट लोअर, कम पर क्या? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, जो भी कम हो, चाहे कॉस्ट कम हो या एनआरवी कम हो। दिस रूल इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म विच स्टेट्स, क्या बोलता है कंजर्वेटिज्म? ऑलवेज प्रोवाइड फॉर फ्यूचर लॉसेज बट नेवर एंटिसिपेट योर फ्यूचर गेन्स। आई होप ठीक है। एक और बात सुनो उसमें, ये था एग्जाम में क्वेश्चन। फिनिश गुड्स दिए हुए हैं 3 प्रकार के, तीनों की कॉस्ट 10,000, 8,000, 5,000, एनआरवी 7,500, 9,000, 4,000। कितना हो गया ये? 8 5 23, 23,000 तो कॉस्ट हो गई, 13 7 20, 20,500 एनआरवी हो गई। बेटा यही हुआ ना? बैलेंस शीट में मुझे अंडर द हेडिंग करंट एसेट्स इन्वेंट्री दिखानी है फिनिश गुड्स की। कितने की दिखाएंगे? 23,000 या 20,500? 20,500 रुपये। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। बेटा क्लियर है बात? बोलो बेटा। गलत है, गलत है, गलत है। कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर तो करना है, बट दैट कंपैरिजन हैज टू बी मेड ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस। देखो आपने क्या गलती कर दी वो सीखो। अब मुझे बताओ, ए पर उम्मीद अभी करके दिखाया सारा मैंने, इसलिए दोबारा बता रहा हूं। ए पर बताओ एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी? 2,500 का लॉस दिखना शुरू हो रहा है। ये बताओ क्या है? 1,000 का गेन है, और ये बताओ क्या है? 1,000 का लॉस है। पता है आपने क्या किया? आपने इन सब का टोटल किया, प्लस माइनस का कितना बता दिया आपने इसको? 2,500 के लॉस की उम्मीद है सब मिलाकर। बोलो बेटा। और आपने 23,000 में से 2,500 घटाकर, 23,000 में से 2,500 घटाकर मुझे आंसर 20,500 बता दिया। गलती बताओ, गलती कहां कर दी आपने? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। आपने भविष्य में होने वाले गेन को लॉस की भरपाई के लिए इस्तेमाल कर लिया। जबकि रूल है भाई, यू कैन नॉट कंसिडर दिस गेन। ये तो आपको इग्नोर करना है पूरा। जब आपने टोटल कॉस्ट को टोटल एनआरवी से कंपेयर किया तो सेट ऑफ हो गया लॉस। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो बेटा। वो लॉस ना उस गेन को खा गया। अब बोल रहा है मैं तो कम हूं, मैं तो कम हूं। लॉस क्या कम है? लॉस क्या 2,500 का है? लॉस तो 3,500 का है, लेकिन वो 1,000 रुपए के प्रॉफिट को खा गया चुपके से। बोल रहा है 2,500 का लॉस है, 2,500 का लॉस बुक कर लो। नहीं होगा भाई, दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड। आई होप ठीक है बात? बोलो बेटा। तो मैंने क्या बताया कंपैरिजन में? एक बात और मैंने ये बताया आपको कि कंपैरिजन तो करना है। कॉस्ट शुड बी कंपेयर्ड विद एनआरवी, बट this comparison has to be made on item by item basis. Total cost of finished goods cannot be compared with total NRV of finished goods. I hope sorted है बात ये। बोलो बेटा। ये जितनी बातें बोल रहा हूं सब नोट्स बनवाऊंगा खुद ही मैं, आपको सब लिखवाऊंगा अपने आप। क्यों? देखो होता क्या है। अब प्रॉब्लम आता हूं क्वेश्चन में क्या आती है। यही क्वेश्चन एग्जाम में मिला आपको सेम, ये रहा। लो जी, बताओ कितने पर वैल्यूएशन करोगे? 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। 4 नंबर 6 नंबर इतना कि वैल्यूएशन बताओ कितने की होगी। आपको पता है, आप बता दोगे
आप इसका आंसर मुझे बता दोगे अब कि जी ए आएगा 10,000 पर, सी आएगा कितने पर, सॉरी ए कितने पर दिखाओगे 7,500, सी दिखाओगे इतने पर और बी दिखाओगे 8 पर। बेटा ये कर दोगे ना आप, कर दोगे मुझे मालूम है, लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ ये लिखोगे ए इज वैल्यूड एट दिस, बी इज दिस, सी इज दिस, नहीं मिलेंगे। क्या करना पड़ेगा आपको, पहले रेलिवेंट एएस में जाओ, वहां का रूल समझाओ, उसके बाद केस पर आओगे आप। अब उसके लिए चाहिए एक फैंसी लैंग्वेज। हम जो बात कर रहे हैं उससे लिखने से बात नहीं बनेगी, ठीक? तो उसके लिए लैंग्वेज मैं तैयार करवाऊंगा आपको, क्योंकि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा है वो तो ना आप याद कर पाओगे ना अपने आप से नोट्स बना पाओगे। तो मैं बताऊंगा आपको वो क्या लिखेंगे हम, एज पर AS2 ऑन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स should be valued at cost or NRV, whichever is lower. But this comparison of cost with NRV has to be made on item by item basis. Clear है बात? ये हो गई 3 लाइन। उसके बाद now in the given case study, the inventory of finished goods of A, B, C should be valued as follows. अब आपको 4 नंबर सेफ हो गए। तो पहला पैराग्राफ जो लिखना है आपको, उसके लिए जो लैंग्वेज, जो वर्ड्स चाहिए, उसकी नोट्स में बनाऊंगा, बहुत ज़रूरी है। पहले नहीं ज़रूरी था, पहले सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते नहीं थे बहुत ज़्यादा, पुराने कोर्स की बात कर रहा हूँ 3 साल पुरानी, तब इतनी दिक्कत नहीं थी। बड़े बड़े क्वेश्चन डिपार्टमेंटल के आ गए, ब्रांच का क्वेश्चन बड़ा आ गया, ठीक? तो उनमें क्या एक्सप्लेनेशन है, उनमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, मेजोरिटी क्वेश्चन एग्जाम में यही आने वाले हैं। आगे बढ़ूँ बेटा? और चलो जी, इसी में सीखो। और मैंने कहा सेम रूल लगा देंगे बेटा, सेम रूल चिपका देंगे हम WIP में भी, सेम रूल, कॉस्ट और NRV whichever is lower, cost or NRV whichever is lower, the same rule applies to WIP also. ये दिमाग में रखना आप। ये रहा, ये लो जी, WIP तैयार हो गया। कॉस्ट और NRV whichever is lower। प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है यहां पर, सोचो। प्रॉब्लम है इसमें, रूल लग ही नहीं पाएगा। ये क्यों नहीं लग पाएगा ये बताओ, क्यों नहीं है कॉस्ट? तो क्या हुआ फिर, तो क्या हुआ, क्या इसकी कॉस्ट ना निकाल पाओगे? अरे इसमें अभी तक 50 की लकड़ी लगी, कारपेंटर को मैंने 20 रुपए दिए, इसके 10 रुपए की कील लगी, 2 रुपए का फेविकॉल लगा, आज तक क्यों निकाल सकते? वी कैन डिटरमिन द, अरे अभी लगेगी और कॉस्ट वो अलग बात है, लेकिन क्या यहां तक जो बना, क्या इसकी कॉस्ट निकालने में प्रॉब्लम है? आंसर इज नो, कॉस्ट तो निकल जाएगी भाई। तो फिर क्यों, क्यों? एग्जैक्टली, सेलिंग प्राइस कहां से लाओगे इसका? चेयर का सेलिंग प्राइस तो हो सकता है 204, ये तो कोई नहीं खरीदेगा। इसका सेलिंग प्राइस का, NRV का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? अरे बोलो भाई, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड। अरे सर ये सेलिंग प्राइस इस टूटी फूटी चेयर का कहां से लाऊं? क्या क्या उम्मीद कर लूं, मुझे तो पता ही नहीं। आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आई कि नहीं आई? रूल तो लगा दूंगा सर मैं, लेकिन इसका NRV ना है और ना ही आप सेलिंग प्राइस इसका निकाल सकते हो। जब सेलिंग प्राइस नहीं आएगा तो NRV तक कैसे पहुंचे, और जब NRV नहीं आ रहा तो कंपैरिजन कैसे करें? आपको प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं आई? पहले अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूं मैं आपके सामने, फिर आंसर बताऊंगा ना तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक?
मैंने कहा एएस जी आप कह रहे हो सेम रूल लगा दें, लेकिन ये सेम रूल लगाऊं कैसे मैं, ये सेम रूल कैसे लगाऊं मैं। मैंने कहा बात तो ठीक कह रहे हो आप, सेलिंग प्राइस तो चलो, लेकिन एक बात सुनो, थोड़ा भविष्य में झांक कर देखते हैं। इसके ऊपर आज तक लागत आ गई मेरी 500 रुपए, ठीक पता चल जाएगा, ये तो कॉस्ट 500 रुपए है। अच्छा कल को जब इसे पूरी चेयर बनाकर आप बेचोगे तो उसका सेलिंग प्राइस होगा 800 रुपए। थोड़ा बढ़ा लेते हैं और चलो, लेट इट बी 1200 रुपए। भाई आज तक इसमें 500 रुपए का खर्चा हो चुका है, बिकेगी तो अगले साल जब पूरी बन जाएगी तो 1200 में बिक जाएगी। क्या यहां तक ठीक है बात? और बता रहा हूं इंफॉर्मेशन में आपको, इसको पूरा करने के लिए कुछ खर्चा और भी होगा, नाम दे रहा हूं मैं उसको कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, लेट्स से 300 रुपए। इस पूरे केस की हिंदी करके बताओ लिखा क्या है मैंने। आज तक 500 रुपए लग गए, अगले साल, अब तो साल खत्म ही हो गए, 31 तारीख को वैल्यूएशन कर रहे हैं, अगले साल 300 रुपए और लगेंगे, चेयर बन जाएगी और फिर बिक जाएगी कितने में? 1200 रुपए में। क्या इतनी बात हिंदी समझ में आ रही है? अब मैं कह रहा हूं आपसे WIP का वैल्यूएशन करना है कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। सर NRV कैसे निकालें? निकल जाएगी ना NRV। अब NRV का फॉर्मूला बताओ क्या था? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है तो मेरे पास 1200 रुपए। कुछ बोलना है किसी को? मैं बोल रहा हूं 1200 रुपए सेलिंग प्राइस है, मैं इस फॉर्मूले में 1200 रुपए डालना चाह रहा हूं। किसी को कुछ बोलना है यहां पर तो बताओ, पहले बोलो गलत है क्या? ये इसका सेलिंग प्राइस है क्या? गलत है, बोलो ना गलत है। गलत है कि नहीं है? गलत है। लेकिन रुक जाओ, मैंने कहा सब्र करो अभी, ठीक है 1200 तो नहीं है, लेकिन 1200 बन जाएगा अगर मैं खर्चा कर दूं। और कितना? 300। तो लेस 300 कर दूं तो ये आज का इस WIP का रियलाइजेबल वैल्यू कहना उचित होगा कि नहीं होगा? बोलो बेटा। इससे अब आप समझो, आप ना रटो मत रूल वूल को। इससे मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं? इसे कौन खरीदेगा? इसकी NRV कैसे निकालूं? एक आइडिया है, अगर मैं इस पे 300 रुपए खर्च कर दूं कमीशन के नाम के, कमीशन नाम दे रहा हूं फिलहाल में, तो एजेंट 1200 में बिकवा देगा। बोलो बेटा हाँ, बोलो बेटा। तो इससे मुझे 1200 की प्राप्ति हो जाएगी अगर मैं 300 का खर्चा कर दूं। तो क्या ये 900 रुपए ना हो गया? बेटा बोलो। नाउ दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द कॉस्ट विच एवर इज लोअर। आई होप सॉर्टेड है यहां तक की बात? बेटा क्लियर है बात? WIP में इसका मतलब आपको क्या करना है? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। मुझे NRV का फॉर्मूला बना के बताओ क्या होगा? किसका? ऑफ द फिनिश गुड्स। क्लियर है बात? बोलो। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ द फिनिश गुड्स माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एक्सपेक्टेड। बेटा क्लियर है बात? बेटा समझ में आ रही है? बस इतनी सी बात थी यहां पर। कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। अब एक मसला और आता है वैसे इसमें, वो ये सर ये कॉस्ट कैसे निकालें?
ये कॉस्ट के ऊपर कैसे काम करें, हाउ टू डिटरमिन दिस कॉस्ट, ये कॉस्ट कैसे निकालें। तो इसके लिए फिर से हमें डिटेल में चर्चा करनी पड़ेगी। हमने फाउंडेशन में नहीं किया था, फाउंडेशन में बस कॉस्ट और एनआरवी निकालकर क्लोज कर दिया टॉपिक हमने, हम डिटेलिंग ही कर रहे हैं उसकी। अब कॉस्ट और एनआरवी मैंने साथ में आपको बताया, WIP की बात। अब मैं इस पर लेकर चलूंगा आपको, इसके बारे में और डिटेलिंग यहां पर हम करेंगे कि इस कॉस्टिंग के ऊपर काम कैसे करें, ठीक, वो हम करेंगे शुरू अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में। आज थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको, बहुत सारे बच्चे गायब हैं आज, अष्टमी के वजह से मैसेज भी आ गए थे सुबह, तो ज़्यादा उनका भी ना छूटे, फर्स्ट क्लास है आज, ठीक है। तो आज की चर्चा यहीं पर समाप्त, कुछ नहीं करना आपको आज, आप घर जाकर रिलैक्स करिए, बस चर्चा समाप्त। धन्यवाद, बाय बाय।